हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सबकी तैयारी चल रही होगी। हमने अपने पिछली कक्षा में पढ़ा था, पिछली क्लास में, कि मध्य प्रदेश के अंदर जनजातियों का भौगोलिक वितरण किस प्रकार से था। और हमने नक्शे में देखा भी था, मैप में, कि मध्य प्रदेश में जनजातियाँ कहाँ कहाँ हैं, किस किस जिले में हैं, कौन कौन सी जनजातियाँ हैं। आज यूनिट 10 का ये दूसरी क्लास है, जिसपे हम देखेंगे कि जनजातियों से संबंधित जो भी संवैधानिक प्रावधान हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो जनजातियां जो शब्द है, थोड़ा सा इसके बारे में हम जानेंगे। जनजाति, जनजाति किसे कहते हैं? हालांकि संविधान ने इस पर्टिकुलर वर्ड को परिभाषित नहीं किया है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन इसको हम जान सकते हैं कैसे। जनजाति एक ऐसा सामाजिक समुदाय जो किसी क्षेत्र विशेष में निवास करता हो। जिस तरह से हम अपने भौगोलिक वितरण में हमने दिखाया कि जनजाति एक ऐसा सामाजिक समुदाय जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में निवास करता हो, जिनकी अपनी भाषा हो, अपना रीति रिवाज हो, अपनी संस्कृति हो, अपने ही समुदाय में विवाह करते हों। इस प्रकार के सामुदायिक लोगों को हम जनजाति कहते हैं। जनजाति अमूमन प्राकृतिक पूजक होते हैं, और जब हम अलग अलग जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे तो हम वहाँ देखेंगे कि कौन सी जनजाति किस भगवान की पूजा करते हैं, वो कौन से त्यौहार मनाते हैं, वो एक अलग क्लास चलेगी, है ना। तो आज जनजातियों से संबंधित बस इतना ही। अगला एक शब्द है प्रावधान। जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। तो संवैधानिक मतलब संविधान से जुड़ा हुआ, और प्रावधान का मतलब है नियम कानून या कोई व्यवस्था। ऐसा नियम कानून या व्यवस्था जो भारतीय संविधान में जनजातियों के लिए है, उसके लिए है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। एक छोटी सी बात, जनजातियों को कई महान हस्तियों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। थोड़ा सा चर्चा करेंगे इसके बारे में। जैसे कि भीमराव अंबेडकर जी ने जनजातियों को दलित कहा, महात्मा गांधी जी ने आदिवासी कहा, महात्मा गांधी जी ने गिरिजन कहा, ठक्कर बापा ने आदिवासी कहा। तो इस तरह से कई महान हस्तियां थी जिन्होंने जनजातियों को अलग अलग नामों से पुकारा। आज हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं और हम देखेंगे कि जो जनजातियां हैं भारतीय संविधान में, इनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं। तो हमें पता है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। भारतीय संविधान में टोटल 25 पार्ट्स हैं। तो हम उस पार्ट की बात करेंगे जो डील कर रहा होगा जनजातियों से। तो भारतीय संविधान में जनजातियों से संबंधित बात करने वाला वह कौन सा भाग है? भाग 10। भाग 10 की हम बात करेंगे, पार्ट 10 की बात करेंगे, जो जनजातियों से संबंधित संवैधानिक बात करता है। तो भाग 10 क्या कहता है? भारतीय संविधान का यह भाग भारत में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ा है। पार्ट 10 क्या कहता है कि संपूर्ण भारत में जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं और जितने जनजातीय क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन और नियंत्रण से जुड़ा हुआ है भाग 10। पार्ट 10 जो है अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़ा हुआ है। पार्ट 10 के अंदर 2 अनुच्छेद आते हैं, आर्टिकल 244(1) और आर्टिकल 244(2). इस भाग के अंतर्गत
अनुच्छेद 244 एवं 244 का या 244(1), 244(2) आते हैं। पार्ट 10 के अंदर दो आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे, 244(1), 244(2), 244(1), 244(2). जो आर्टिकल 244 है उसके अंतर्गत 5वीं अनुसूची आती है, और जो आर्टिकल 244(2) है या कि 244 का है उसके अंतर्गत 6वीं अनुसूची आती है। अनुसूची, अब अनुसूची क्या है, अनुसूची के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। अनुसूची किसे कहते हैं? अनुसूची अतिरिक्त जानकारी देने वाली तालिकाएं होती हैं। उस पर्टिकुलर अनुच्छेद में अगर जो पर्टिकुलर आर्टिकल है अगर उसमें कोई अनुसूची है, इसका मतलब वो जो अनुच्छेद है उसकी विस्तृत जानकारी हमें मिलेगी। कहां से? उस अनुसूची से। जैसे कि 244(1), अनुच्छेद 244(1) की अनुच्छेद 244(1) क्या कहता है, उसके क्या कार्य हैं, पूरी जानकारी हमें कहां से मिलेगी? 5वीं अनुसूची से। इसी तरह से 244(2) जो है या का है, जो 244 का है, उसकी जो पूरी जानकारी है वो हमें कहां से मिलेगी? 6ठी अनुसूची से। तो अनुसूची जो है वो अतिरिक्त जानकारी देने वाली तालिकाएं होती हैं। ये संविधान के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी देती हैं। कोई चीज विस्तार से जानकारी देती है वो क्या देती है? अनुसूचियां जो है विस्तृत जानकारी देती हैं संविधान के विभिन्न पहलुओं के बारे में, और अनुसूची जो है संविधान का अहम हिस्सा होती है। अब हम जानेंगे कि अनुसूची देखेंगे। हमने देखा कि यहां दो अनुच्छेद आ रहे हैं, 244(1), 244(2). तो 244(1) 5वीं अनुसूची। तो कौन सी अनुसूची जनजातियों से संबंधित है? तो 5वीं अनुसूची, 5वीं और 6ठी अनुसूची। दो अनुसूचियां हैं जो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं, जनजातियों से संबंधित हैं। यहां पर्टिकुलर शेड्यूल ट्राइब की बात हो रही है। हम पूरी जो भी बातचीत कर रहे हैं सब कुछ एसटी के बारे में हो रही है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है जनजाति, तो हम बात कर रहे हैं एसटी के बारे में। तो जो 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची बात करता है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में। तो अनुसूचित क्षेत्रों और इन क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से जुड़ी है। जो 5वीं अनुसूची है वो किसके बारे में है? अनुसूचित क्षेत्रों और इन क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से जुड़ी हुई है। कौन सी अनुसूची? 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वो अनुसूचित क्षेत्र कहां कहां है? भारत में तो कई जिले हैं, कई राज्य हैं। तो उन सभी राज्यों में पर्टिकुलर कुछ राज्य हैं जिनकी बात कौन से करती है? अनुसूची करती है 5वीं अनुसूची। तो वो कितने राज्य हैं? 10 राज्य हैं। जिन 10 राज्यों की 5वीं अनुसूची बात करती है वो ये है: आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, एपी, एमपी, एचपी, एपी, एमपी, एचपी, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ये वो 10 राज्य हैं जिनके अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत रहने वाली जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की संपूर्ण जानकारी कौन देता है? अनुसूची 5। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत 244(1) आती है ना? अनुच्छेद हमने बताया था कि अनुच्छेद 244(1) किस अनुसूची के अंतर्गत है, या कि अनुसूची 5वीं अनुसूची और अनुच्छेद 244(1) एक दूसरे के पूरक हैं। 244(1) के अंतर अनुसूची आती है, या हम कह सकते हैं कि 5वीं अनुसूची 244(1) से जुड़ी हुई है। अगला हम बात करेंगे 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची या हम 244(2). तो 6ठी अनुसूची में क्या है? भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची 244(2) के अंतर्गत आती है।
इसमें पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातियों के प्रशासन से जुड़ी है। हमने देखा 5वीं अनुसूची में 10 राज्य हैं। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, ये राज्य हैं जो 5वीं अनुसूची में आते हैं। और इन राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों की जो जनजातियां हैं उनके प्रशासन एवं नियंत्रण की बात कौन करता है? अनुसूची 5। तो यहां से सवाल पूछ सकता है कि जैसे कि अगर किसी राज्य का नाम दे दे, जैसे आंध्र प्रदेश दे दिया, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन जनजातीय क्षेत्रों, इन राज्यों की अनुसूचित क्षेत्रों की जनजातियों का प्रशासन नियंत्रण संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा होता है? तो हम समझ जाएंगे कि ये 10 राज्य जो है वो 5वीं अनुसूची में आते हैं। और 5वीं अनुसूची किसके अंतर्गत आती है? 244 के 1। इसी तरह से अब दूसरा देखेंगे हम, 6ठी अनुसूची। तो हमने देखा 6ठी अनुसूची में जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? त्रिपुरा, असम, मिजोरम और मेघालय, 4 राज्य हैं। 6वीं अनुसूची 4 राज्य, 5वीं अनुसूची 10 राज्य। 6वीं अनुसूची में 2 कम राज्य हैं, 5वीं अनुसूची में डबल है, 5 × 2 है। 5वीं अनुसूची में 10 राज्य हैं, 6वीं अनुसूची में 4 राज्य हैं। तो 6वीं अनुसूची में 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो जो इन राज्यों के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत रहने वाली जनजातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण 6ठी अनुसूची या 244(2) के अंतर्गत होता है। अब थोड़ी सी ये जो अनुसूचियां हैं इसी में हम राष्ट्रपति की शक्तियों को देखेंगे। अब अगर यदि इनके प्रशासन, इनका अलग से प्रशासन करना है, इनका अलग से नियंत्रण करना है, तो कोई एक संगठन होना चाहिए या कोई एक आयोग होना चाहिए जो इनका नियंत्रण करेगा, इनका शासन प्रशासन देखभाल, इनके क्या कमियां हैं, कैसे विकास होना चाहिए, इन सभी चीज़ों के लिए कुछ प्रबंध तो होना चाहिए। इसीलिए राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई हैं। तो 244 अनुच्छेद 244 के ही तहत भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वो संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेते हुए उस राज्य के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। साथ ही साथ अनुसूचित क्षेत्रों की सीमा बढ़ाना, घटाना या उस पर्टिकुलर जो पहले से है अनुसूचित क्षेत्र उसको अबॉलिश करना, समाप्त करने की भी शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। कहने का तात्पर्य है कि जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, भारत के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, उनके पास कैसी शक्तियां हैं, जनजातियों से संबंधित कैसी शक्तियां हैं? वो शक्तियां इस प्रकार से हैं कि वो भारत के अंदर कोई भी राज्य हो, उस राज्य के अंदर किसी भी क्षेत्र में उस संबंधित राज्य के राज्यपाल से विचार विमर्श, सलाह करते हुए वो उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। और अगर उन्हें लगता है कि ये अनुसूचित क्षेत्र था पहले से और इसका भी विकास हो चुका है और भविष्य में इसको अनुसूचित क्षेत्र रहने की जरूरत नहीं है तो उसको वो समाप्त भी कर सकते हैं कि आज से ये अनुसूचित क्षेत्र नहीं रहेगा। और उसके साथ साथ अगर उन्हें लगता है कि इस अनुसूचित क्षेत्र का थोड़ा सा जो सीमा है उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यहाँ और भी ऐसे कुछ दायरे में लोग हैं, समुदाय हैं जो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आ सकते हैं, तो वो उस सीमा को भी बढ़ा सकते हैं। अगर उन्हें लगता है घटाया जाना चाहिए तो घटा भी सकते हैं। हालांकि ये पूरा काम राष्ट्रपति नहीं करते हैं, उनके द्वारा बनाई गई एक आयोग करती है।
और आयोग को वो बनाते हैं संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम थोड़ी शक्तियाँ जान रहे हैं कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो क्या कर सकते हैं जनजातियों के विषय में। तो हमने देखा कि वो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, राज्य के संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेते हुए, सीमाओं को घटाना बढ़ाना और अनुसूचित क्षेत्र को समाप्त ही कर देना, ये सारी शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। किस अनुच्छेद के तहत? 244 के तहत। अब यहां हमने अनुच्छेद 244 एक पढ़ा, 244 दो पढ़ा और 244 ही अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की शक्तियां भी देखी जो जनजातियों से संबंधित है। अब हम देखेंगे कि अनुच्छेद 340 जिसकी हमने भी बात की, अनुच्छेद 340 क्या कहता है? आर्टिकल 340 कहता है कि जो राष्ट्रपति हैं, अब वो एक राष्ट्रपति तो हर जगह पूरे भारत में कहीं जा नहीं सकते हैं, भ्रमण कर नहीं सकते, तो उन्होंने क्या सोचा कि एक आयोग बनाया जाए और उस आयोग के जो मेंबर्स हैं उनको हम हर एक राज्यों में भ्रमण करने के लिए भेजेंगे। और वो भेजते हैं, ऐसा ही होता है। वो जो आयोग के सदस्य होते हैं भारत के कोने कोने में जाते हैं और शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई जो जातियां हैं या जनजातियां हैं उनका पता लगाते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं अभी भी जो पिछड़े हुए हैं या जिनको हम आदिवासी की क्राइटेरिया में ला सकते हैं, या जो आज भी जनजाति कहला सकती हैं, जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, उनके बारे में पता करके वो आयोग जो भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 340 के तहत गठित किया था उसकी एक कंप्लीट रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं कि ये है भारत के संपूर्ण क्षेत्रों की जो अनुसूचित क्षेत्र है, मतलब जिनको हम अनुसूचित कह सकते हैं, या वो जातियां हैं जो आज भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, उनकी संपूर्ण जानकारी या डाटा वो किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। तो यहां से सवाल क्या कर सकता है, किस टाइप के सवाल आ सकते हैं कि अनुच्छेद 340 जो अनुसूचित जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों का पता लगाने का कार्य जो आयोग करता है, राष्ट्रपति उसको किस अनुच्छेद के तहत उस आयोग का गठन करते हैं? तो वो है अनुच्छेद 340। वो आयोग जो रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, इसका आगे का भी क्रियान्वयन है। वो उसकी जो रिपोर्ट की एक एक प्रति दोनों सदनों में भेजते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा, और वो जो जातियां लिख करके उन्होंने दी आयोग ने, वो संबंधित राज्यों के राज्यपालों से भी उन्होंने सलाह करते हैं, परामर्श लेते हैं। उसके बाद लोक अधिसूचना, पब्लिक नोटिफिकेशन या लोक अधिसूचना जिसको आप बोलते हैं, वो उसके माध्यम से वो उस पर्टिकुलर जो जाति विशेष है उसको अनुसूचित जनजाति घोषित करते हैं। तो अनुसूचित जनजाति घोषित करने का काम 342 में है। यहाँ 340 में है ढूंढने का काम। संपूर्ण भारत के अंदर ऐसी कौन कौन सी पिछड़ी जातियां हैं जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई है, और इनको ढूंढने के बाद इनको अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी में डालने का कार्य महामहिम राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? वो 342 के तहत करते हैं। 341 भी है। 341 में अनुसूचित जाति के बारे में विवरण है कि जो राष्ट्रपति 300 जो अनुच्छेद 341 है वो अनुसूचित जाति के बारे में है, और अनुच्छेद जो 342 है 342 वो अनुसूचित जनजाति के बारे में है। क्योंकि हमारा टॉपिक है जनजाति, तो हम 342 पढ़ेंगे। 341 हम यहाँ छोड़ देते हैं। 341 अनुसूचित जाति के बारे में है। अनुच्छेद जो 342 है वो है अनुसूचित जनजाति के बारे में। तो हमने देखा कि अनुच्छेद 342 क्या कहता है? इस अनुच्छेद के मुताबिक राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश
के लिए अनुसूचित जनजातियों की सूची संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के उपरांत लोक अधिसूचना द्वारा तय कर सकते हैं। मतलब जो आयोग ने रिपोर्ट सौंपी थी राष्ट्रपति को, वो उन सभी राज्यों के जो जनजातियां हैं या जो जातियां हैं जिनका नाम वो एक सूची में सूचीबद्ध करते हैं और उन सूचीबद्ध की हुई नामों को जनजाति घोषित करते हैं लोक अधिसूचना और राज्यपाल के परामर्श के बाद। ये हो गया 342 आर्टिकल। आगे और भी हम अनुच्छेदों और संवैधानिक प्रावधानों के बारे में जानेंगे, वो हम जानेंगे अपने अगली कक्षा में, जो कि कल होगी, या कि क्योंकि ये जो क्लासेस हैं ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं तो इनको आप कभी भी देख सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको शब्द छोटे पड़ रहे हो तो आप जो क्वालिटी है उसको आप क्वालिटी को बढ़ा करके इसका आप जूम करके आप लिखी हुई चीज़ों को ध्यान से पढ़ सकते हैं। और अगर यदि आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर यदि कहीं कुछ आपको समझ में न आ रहा हो उसके बारे में भी हम बताएंगे। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।